नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज से जो हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, वाकई में देश में जो स्थितियां अब बदल रही हैं, ये कार्यक्रम का नाम है भारत की जय जय। लेकिन भारत की जय जय कैसे हो पाएगी, किन लोगों के वजह से जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनको हम लेकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और आप हमारे साथ में, जैसा कि देख पा रहे हैं, ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी हैं। ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी शिक्षक हैं। अभी उनके बारे में डिटेल में आपको जो है बताएंगे। शिव कुमार द्विवेदी जी हैं जो इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करेंगे, जो हमारे न्यूज प्रेजेंटर हैं, मॉडरेटर हैं इस प्रोग्राम के। तो आइए हम अब चलते हैं शिव कुमार द्विवेदी के पास में। शिव कुमार द्विवेदी जी, अब आप बताइए कि इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, कैसे होगा और इस कार्यक्रम का मकसद है क्या। धन्यवाद राजू जी। हमारे आपकी खबर के फाउंडर एडिटर श्री राजू जी ने हमें ये कार्यक्रम दिया है। जैसा कि उन्होंने पहले ही ये बताया कि इस प्रोग्राम का नाम है भारत की जय जय। जी हाँ, ये भारत की जय जय प्रोग्राम के हमारे पहले अगर कोई गेस्ट हैं तो मिस्टर ब्रजेश द्विवेदी जी हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार भारत की रक्षा करने के लिए देश के सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उसी प्रकार इस देश को बनाने में हर विधा के लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उसमें कोई शिक्षक होता है जो भारत के भविष्य को गढ़ने का काम करता है, वहीं पर कोई बिजनेसमैन होता है जो भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने का काम करता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हम सुनते आए हैं कि भारत के अंदर स्टार्टअप बड़ी तेजी से बढ़े हैं, भारत के छोटे उद्योग एमएसएमई सेक्टर बहुत तेजी से बढ़े हैं। उसी प्रक्रिया में जो एजुकेशन सेक्टर है, जहां हम व्यवस्था की बात करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जब हम भारत के स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों के बीच में एक नकारात्मक भाव आता है कि जो बेसिक शिक्षा है वहां पढ़ाने वाले लोग नहीं है, और जो सरकारी विद्यालय है वहां से पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम निकलते हैं। लेकिन देखिए कितना संयोग है कि आज जो हमारे गेस्ट आए हैं हमारे बीच में, ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी। पहले मैं इनका परिचय कराना चाहूंगा। ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी जो है वो ग्राम रायपुर, पोस्ट अखंड नगर, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी स्वयं भी प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं और आज वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी ने अपनी गांधी स्मारक इंटर कॉलेज जौनपुर से अपनी इंटर कॉलेज की पढ़ाई की। उसके बाद में स्नातक और परास्नातक बाबा बरुआ दास अंबेडकर नगर से किया है। वैसे इनकी जो पुरस्कारों की श्रेणियां हैं और जो इनके काम करने का तरीका है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये उन शिक्षकों में से हैं जिन्होंने व्यवस्था को कोसने की बजाय व्यवस्था में समस्या के साथ समाधान जैसा विषय भी प्रस्तुत किया। और बार बार सिर्फ समस्या, व्यवस्था को कोसना, सिस्टम को कोसना, सरकार ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, इससे अलग हट करके ब्रजेश कुमार द्विवेदी ने जिस विद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई वहां पर इन्होंने छात्रों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि छात्रों में यह आकर्षण पैदा किया कि वो प्राथमिक विद्यालयों में आने लगे। फिलहाल अभी इनसे बातें हम और भी आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी की पहली नियुक्ति जो हुई थी वह बलरामपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालय गनवरिया गैसुड़ी में हुई थी। फिलहाल ये रोड साइड पे विद्यालय था, लेकिन गैसुड़ी वहां का सबसे पिछड़ा ब्लॉक माना जाता है। वहां पर आपने अपनी सेवा दी। इसके बाद इनकी दूसरी नियुक्ति जो हुई वो विशुनपुर डी में हुई, जो 6 अगस्त 2012 से इन्होंने 1 दिसंबर 2014 तक किया। तीसरी नियुक्ति इनकी हृदय नगर में हुई, जो कि शिक्षा क्षेत्र बलरामपुर में आता है विकास खंड में। और यहाँ इन्होंने 1 दिसंबर 2014 से इन्होंने 30 सितंबर 2019 तक किया। और 30 सितंबर 2019 के बाद आपकी नियुक्ति बलरामपुर विकास खंड के कोयलिहा गांव में की गई, कोयलिहा प्राथमिक विद्यालय में, जो कि आज की डेट में मॉडल है वहां पर। और इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे पुरस्कार मिले हैं जिसके बीच में हम बातों बीच में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम स्वागत करते हैं ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी का। ब्रजेश कुमार जी, कुछ मौलिक चीजें आप बताइए कि जब आप शिक्षा अध्ययन कर रहे थे उस सुल्तानपुर में अपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो उस समय आपको क्या दिक्कतें आई, और आज एक प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा हुआ बालक आज ब्रजेश कुमार द्विवेदी जो पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है, उसको यहाँ तक पहुंचने में किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारी प्राथमिक शिक्षा हमारे गांव के ही स्कूल प्राथमिक विद्यालय रायपुर में हुई थी। और आपको बताना चाहेंगे उस समय जो हमारा मतलब विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय, वो बहुत ही अच्छा विद्यालय था। वहाँ मतलब जो भी टीचर थे काफी अच्छे मेहनत से हम लोगों को पढ़ाते थे, और हमारे क्लास रेगुलर चलने की व्यवस्थाएं वहाँ मतलब समय के हिसाब से जो हमारा प्राथमिक विद्यालय था
वो बहुत ही अच्छा था। टीचर हमारे मतलब एकदम हम लोगों से एकदम इतने प्रेम से जुड़ते थे कि आज जो हम जो कर रहे हैं कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जिस हिसाब से हमको सिखाया, जिस हिसाब से हमको शिक्षा दी, जिस हिसाब से हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, हम मतलब उनके कार्यों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे शिक्षक आज भी अब तो फिलहाल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में प्राथमिक शिक्षा का जो योगदान रहा बहुत ही अच्छा रहा। और फिर उसके आगे फिर वहां से चूंकि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज दूर था हमारे घर से, तो हम वहां पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो वहां से उस समय बहुत अच्छा विद्यालय था, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर जौनपुर। तो फिर वहां से हम वहां चले गए, वहां जौनपुर समोदपुर विद्यालय में हमने एडमिशन कराया, जहाँ काफी अच्छा वहां भी पढ़ाई लिखाई हमारी हुई, ऑल राउंड फर्स्ट क्लास, वहां से भी हम पास किए। फिर कुछ परिस्थितियों से हम फिर गाँव में ही आ गए, और गाँव से हमारे थोड़ी ही दूर पे हमारा सटा जनपद है अम्बेडकर नगर, वहां बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज था। तो वहां से हमने स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की। वहां भी हमको शिक्षक जो मिले अच्छे मिले, और उन्होंने हमारी पढ़ाई में काफी सहयोग किया, और काफी अच्छे ढंग से हमने पढ़ाई की। हाई स्कूल मतलब स्नातक परास्नातक भी प्रथम डिवीजन से हमने पास की। जी सर। ब्रजेश जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब आप जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़ के निकले, तो क्या आपके मन में पहले से ये भाव था, कि जब मैं प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनूंगा तो ये बदल दूंगा, कुछ इसमें नई चीज लेके आऊंगा? सर भाव मतलब एक जो टीचिंग की विधा है, ये हमारी जैसे हमने इंटर पास किया तो उसके बाद से ही हम छोटे मोटे ट्यूशन टाइप का बच्चों को पढ़ाने लगे। मतलब एक मन में यह था ना कि बच्चों से जुड़ाव था एक हमारा। तो इंटर पास के भी बच्चे हमारे पास शाम को आते थे, मतलब हम भी काम उधर कर रहे थे, शाम को बच्चे आते थे हमसे पढ़ते थे। और हम आपको बताएं उस समय जो हमारे बच्चे जो हमसे पढ़े हुए थे, मतलब स्नातक और परास्नातक पीरियड में, इस समय अच्छे अच्छे पोस्ट पे नियुक्त हैं, और वो बच्चे हमसे आज भी जुड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं हमसे फोन से मिलने भी आते हैं, और उनका एक जुड़ाव हमसे बना हुआ था। तो जो एक टीचिंग के प्रति हमारा एक प्रेम था, एक हमारा मोह था, ये शुरू से ही था। लेकिन जब हम प्राथमिक शिक्षा में अच्छा तैयारी हम और भी मतलब कर रहे थे, नेट की भी तैयारी कर रहे थे, JRF, लेकिन फिलहाल हम संयोग ऐसा था कि हमको प्राथमिक शिक्षा में आना पड़ा। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में आने के बाद एक था मन में कि कुछ नया करें, और उस नया करने की एक जो लालसा थी वो एक अवसर के रूप में हमने लिया। और गनवरिया में जो हमारी नियुक्ति हुई तो हम बच्चों के साथ सर एक ही बताना चाहेंगे, जैसे बच्चों के साथ हम इस तरह से जुड़ाव रखते हैं कि बच्चे हमारे पास खींचे चले आते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, और ये जुड़ाव ही होता है कि बच्चे हमसे इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि उनकी कोई समस्या हमारे लिए नहीं रहती, हमारी कोई समस्या उनके लिए नहीं रहती। इस तरह से बच्चे हमसे जुड़ते हैं, और जिसकी देन होती है कि हम जो भी कुछ भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो बच्चे अच्छे ढंग से सीखते हैं, और जिससे कारण हमको बच्चों से अच्छा रिजल्ट मिल पाता है, उनको कोई चीज सिखा पाते हैं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा नाटक हो रहा है। ये नाटक में एक पेड़ है, बच्चे बने हुए हैं, उस नाटक के माध्यम से हम पेड़ों के भी बारे में बच्चों को बता रहे हैं, गतिविधियां भी उनसे करा रहे हैं, मतलब एक साथ कई चीजें उनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे बड़े हाव भाव, बड़े इंटरेस्ट के साथ वो चीज सीख रहे हैं। जी सर। ये जब गनवरिया में आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी ब्रजेश जी? जी ब्रजेश जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। जब ब्रजेश जी गनवरिया में पहली बार आपकी पोस्टिंग हुई तो वहां पर बच्चों की संख्या क्या थी, और जब आपने छोड़ा तब क्या संख्या रही तीनों विद्यालयों में लगभग? सर संख्या हम आपको बताएं कि उस समय संख्या लगभग 150 थी वहां पे। तो हम वहां 1 साल कुछ महीने की हमारी वहां नियुक्ति रही, वहां रहे हम, लगभग 2 सत्रों में वहां हमने काम किया। तो सर किसी भी विद्यालय में जैसे जब आप पहुंचिए तो थोड़ा सा क्या होता है ना, वहां का एक माहौल बनाना होता है। तो वहां जब हमने, चूंकि हम सहायक अध्यापक थे, तो बच्चों के बीच हमने इस तरह से काम करना शुरू किया कि वहां धीरे धीरे बच्चे हमसे जुड़ते गए, और वहां संख्या मतलब 2 सत्रों में अगस्त में नियुक्ति हुई, जो अगला एडमिशन हुआ वहां लगभग 30-35 की संख्या बढ़े, मतलब लगभग 140 से लेकर के 175 हुई। फिर दूसरे सत्र में 175 से लेकर के लगभग 210 की संख्या हुई। जी सर। फिर उसके बाद हमारी नियुक्ति यहाँ हो गई बिशुनपुर डीह में।
बिशुनपुर डीए में हम इंचार्ज, बंद विद्यालय था, लेकिन बंद विद्यालय होने के बाद भी पहले साल ही हमने 154 एडमिशन किया और एडमिशन किया, वहां लोगों से मिले जुड़े। लेकिन फिर इसके बाद फिर जब हम प्रधानाध्यापक पद पे नियुक्ति हमारी हृदय नगर हुई तो हमको 5 साल का समय मिला। हृदय नगर में फिर हम काफी अच्छा काम किए। वहां संख्या जो हमारी 120 से लेकर के उस समय 121, लेकिन जाकर के जब हम छोड़े, मतलब जिस समय 2019 में, वहां संख्या 267 तक थी। गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, प्रधान का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और आपको बता दें कि वो विद्यालय हमने मॉडल विद्यालय, मॉडल इंग्लिश मीडियम मॉडल विद्यालय बनाया एक साधारण। और वो विद्यालय हृदय नगर एक ऐसा विद्यालय था उस समय, जब हम 2014 में वहां हमारी पोस्टिंग हुई थी, तो वहां जाने के लिए हमको नाला पार करके जाना होता था। मतलब ये बारिश हो जाती थी तो वहां हृदय नगर एक ऐसा गांव है जहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, और हम लोग नाले में ही घुस करके बरसात के महीने में जाते थे। बाढ़, ये आप ये जानते हैं बलरामपुर बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ आ जाती थी, पूरा स्कूल डूब जाता था। और हम लोग जितना बनाए थे फिर नए सिरे से बनाते थे उसको। मतलब 2 बार, 5 साल के पीरियड में 2 बार बाढ़ आई और दोनों बार विद्यालय में बनाए हुए हमारे सारे कार्य बह गए। अवसर ही नहीं मिला कि वहां से कुछ सामान हम बचा सके, पूरा गांव हमारा डूब गया। लेकिन फिलहाल फिर हम लोग वही है ना, समस्याओं में फिर से उभरे, फिर तैयारी की और जाकर के फिर काम किया, फिर उसको एक रास्ते पर ले आए। तो सर मतलब ये जो बाढ़ वाली समस्या, इसको झेलते रहे, लेकिन इसके बाद भी मन में एक कुछ करने की इच्छा होती है, बच्चों के प्रति एक जो प्रेम होता है कि वही ना, गिरते हैं फिर उठ करके काम करना शुरू कर देते हैं। जिसकी देन रही, वहां 267 बच्चे हुए, गांव वालों का पूरा सहयोग रहा, प्रेम इस तरह रहा कि यदि हम एक बार, मतलब अभी माता समूह का आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा भी कार्यक्रम करें और गांव में बच्चों से कहलवा दें कि बेटा अपने मम्मी को बुला लाना या अपने पापा को बुला लाना, या कार्यक्रम करना, तो हमारे यहाँ भीड़ पूरी लग जाती थी। इसलिए उनको एक भरोसा हमारे ऊपर था कि सर बुलाए हैं तो कुछ न कुछ हम कोई काम होगा, कुछ चीज नया चीज सिखाना होगा। तो इस तरह से हमको सहयोग मिलता था। और फिर वहां से फिर हम यहाँ हृदय नगर आए, तो हृदय नगर की स्थिति मतलब आप देख रहे हैं, यहाँ भी विद्यालय की स्थिति बहुत ही जर्जर स्थिति थी। यहाँ बिल्डिंग से पूरा पानी टपकता था। अब हमारे लिए समस्या था पहले छत सही कराना, फिर हमने पहले छत सही कराया, फिर बिल्डिंग सही कराया। क्योंकि हम मानते हैं कि बिना एक भौतिक परिवेश को सही किए एक जुड़ाव नहीं हो पाता बच्चों को। हम तो पढ़ाई तो तुरंत से ही इस तरह शुरू करते हैं, लेकिन साथ साथ हम भौतिक व्यवस्था में भी सुधार करने की कोशिश करते हैं। जहां तक बन पाता है अपने स्तर से वहां तक कोशिश करते हैं, नहीं बन पाता तो फिर गार्जियन का सहयोग, फिर प्रधान जी का सहयोग, विभाग से भी जो सहयोग मिल पाता है लेकर के भौतिक परिवेश को भी बदलने की कोशिश किए। और यहाँ भी प्राथमिक विद्यालय कोयलेहा में भी की भी स्थिति इस समय काफी अच्छी हो चुकी है। जी सर। अच्छा ब्रजेश जी, जब आप किसी विद्यालय में पोस्ट होते हैं तो आपकी पहली दृष्टि क्या होती है? किस प्रकार के बदलाव की, भौतिक बदलाव की होती है, शैक्षणिक क्षेत्र के बदलाव की? सर पहली दृष्टि तो भौतिक बदलाव की होती है, इसलिए हम एक चीज मान के चलते हैं कि बिना भेष का भिक्षा नहीं मिलता। भेष बनाना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि एक परिवेश जो है बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। शैक्षिक व्यवस्था तो हम शुरू करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता, वो फल धीरे धीरे मिलता है। लेकिन भौतिक परिवेश को बदलने के बाद क्या होता है ना, लोगों का एक आकर्षण बढ़ता है विद्यालय के प्रति। और जैसे ही विद्यालय के लोगों को दिखता है कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ बदल रहा है, कुछ नई चीजें हो रही हैं, जाकर के गार्जियन हमसे जुड़ते हैं। और जिसकी देन होती है गार्जियन के जुड़ने के नाते फिर हमारा, चूंकि सहयोग का दायरा तब बढ़ता है। हम अकेले सर नहीं कर पाएंगे जब तक हमको एक सहयोग का मतलब एक आवरण नहीं बनेगा। अच्छा 1 से 10 भले वाली बात होती है, लोग जुड़ते हैं फिर हमारा काम आसान हो जाता है। अच्छा जी, एक आपने विषय आपके यहाँ होता है जिसमें अनुपयोगी वस्तुओं के माध्यम से टीएलएम का निर्माण, ये प्रोग्राम आप कराते हैं, ये क्या होता है जरा बताइए। सर दिखाएं, दर्शक सुनना चाहेंगे। सर उसको देख लीजिए। सर देखिए मोजा है, यह दिख रहा है जी। ये मोजा है, ये मोजा बेकार है। हम सर दिख रहा है ना। अब इस मोजे को हमने, इसको देखिए, अब जैसे ये तो किसी काम का नहीं ना, लेकिन अब देखिए पपेट बन गया ये। पपेट बन गया। अब इसके माध्यम से क्या हुआ कि एक कोई भी कहानी हम बच्चों को बता सकते हैं, कुछ भी समझा सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे भी
मान लिया हमने कोई पाठ पढ़ाया, ठीक है, जैसे मुर्गी और हाथी की कहानी हमने पढ़ाई, तो अब बस उसी में इसी पपेट के माध्यम से पूरी कहानी की व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। तो अनुपयोगी वस्तुओं में सर हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते रहते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। जैसे तो कागज हुआ, लोग आप घर में भी करते हैं द्विवेदी जी, घर में भी करते हैं कि खाली स्कूल में? नहीं, घर में सर जब एक बच्ची हमारी कक्षा 5 में पढ़ रही है तो उसको भी सिखाने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा। दूसरा आप क्या एक है अधिकतम क्षमता में वृद्धि, ये कैसे करते हैं आप बच्चों में? अधिगम क्षमता सर है। हाँ, अधिगम सीखने की। जी, सीखने की क्षमता सर, ये तो यही देखिए शिक्षण विधा का मेन मोटो सर यही होता है कि बच्चे की अधिगम क्षमता मतलब उनके सीखने की दर में किस प्रकार, जैसे बच्चे सीखते तो हैं लेकिन उनकी उसके दर में किस हिसाब से वृद्धि हो, मतलब जो आज सीख रहे हैं इसकी अपेक्षा कल उनका जो सीखने का अनुपात है किस हिसाब से बढ़े, इस पे हम लोग काम करते हैं। तो इसकी बस एक छोटी सी विधा, मतलब इसका जो निचोड़ हम आपको बताएं कि बस है एक इंटरेस्ट, उनके अंदर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा किस उस चीज के प्रति, ऑटोमेटिक है कि उनका सीखने की क्षमता में वृद्धि होती जाएगी और उसी के लिए इस सारे कार्य हम लोग करते हैं। अच्छा, इसे नवाचार को लेकर के आपने एक विषय भेजा मुझे कि जो नवाचार आप क्या होता है, तो इसमें शिक्षा में नवाचार ब्रजेश द्विवेदी ने क्या किया? सर हम आपको कई मतलब चीजें दिखाएं, जैसे एक चीज देखिए, जैसे हमने एक बेसिक शिक्षा बेसिक ज्ञान की पुस्तक हमने लिखी है। इस पुस्तक में 400 क्वेश्चनों का हमने आज 3 साल पहले मतलब ये अच्छी तैयार हुआ था हमारा, 400 क्वेश्चन इसमें हमने तैयार किए। मतलब यह नहीं कह सकते कि हम कोई रॉकेट साइंस हमने लगाया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सर जो बच्चों के लिए आवश्यक है, जो बच्चों को अवश्य जानना चाहिए, वो चीज का मतलब उन चीजों का हमने इनमें संकलन किया 400 क्वेश्चन का। और वो 400 क्वेश्चन जैसे क्या प्रेयर में 10 क्वेश्चन हम डेली बच्चों से करवाते हैं, तो क्या होता है जैसे आज 10 सीखे, कल 5 ही सीखे, परसों 4 सीख लिए, तो क्या होता है जैसे जब हम इसका रेगुलर यूज करते हैं तो बच्चे इन क्वेश्चनों के बारे में धीरे धीरे जान जाते हैं। और इसका इतना बड़ा सर इफेक्ट हुआ कि हमारे बीएसए साहब उसमें डॉक्टर रामचंद्र जी थे, उनका इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया कि हमने मतलब यह चीज करने मतलब पूरे जिले में उन्होंने क्रियान्वित किया और इसका एग्जाम हमने कराया। एग्जाम में कम से कम आप जानिए कि 2200 बच्चे उस समय जुड़े थे और 2200 बच्चों का जो रिजल्ट आया था 90% के ऊपर आया था। 2200 बच्चे इसमें जुड़े और सीखे। और कुछ विद्यालय जिन्होंने उन्होंने वीडियो बना के हमारे पास भेजा कि सर देखिए हमारे बच्चे को 400 क्वेश्चन याद हो गया है। जो जूनियर के बच्चे थे, हमारे थोड़े से बड़े बच्चे थे, कक्षा 5 के बच्चे, अच्छा 7-8 के बच्चे, जो थोड़ी सी उनकी उम्र बढ़ जाती है तो सीखने की क्षमता उनकी और ज्यादा जाती है। टीचरों ने वीडियो भेजा कि सर हमारे स्कूल के बच्चे, एक इब्राहिमपुर विद्यालय है, उन्होंने वीडियो बना के भेजा, सर ये बच्चा हमारा 400 क्वेश्चन पूरा याद कर लिया है। तो इस प्रकार से इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो बहुत ही अच्छा आया और उससे हमको खुद बड़ी अच्छी मतलब एक संतुष्टि का अनुभव हुआ कि हमने थोड़ा सा मेहनत किया। स्कूल में हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखे, कक्षा 5 के बच्चों को अच्छा लर्न हुआ। यहाँ तक कि जो कक्षा 1 के बच्चे हैं प्रेयर में सुन के, यह नहीं है को याद किए हुए हैं, लेकिन सुन के क्या है कि 2-4 प्रश्न का उत्तर वो देते हैं वो। तो इससे मतलब बहुत अच्छा इसका हमको रिजल्ट मिला। इसके अलावा सर कंसेप्ट मैपिंग पे काम हमने 18-19 में किया था। 2018-19 में कंसेप्ट मैपिंग पे काम किया था। उसमें सर हम क्या करते हैं, जैसे एक विषय को शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। जैसे भेजा था परख वाले पे, तो जैसे साइंस है, साइंस का एक चैप्टर है जैसे वायु, तो वायु का पूरा चैप्टर 4-5 पेज में दिया गया है, मान लीजिए कक्षा 4 का है या 5 का है सब्जेक्ट, तो 5 पेज में, तो उस 5 पेज के पूरे चैप्टर को हम 1 पेज में ले आते हैं। 1 पेज में बच्चे को पढ़ा करके समझा करके क्या होता है कि उसमें मेन पॉइंट हम उसको दर्शा देते हैं और उस चीज पे थोड़ा जोर दे करके बच्चों को बार बार समझा के पूरे चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कर देते हैं। तो क्या होता है बच्चे की एक समझ जो होती है, जो सीखने की क्षमता उनकी होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, पूरा चैप्टर उनका तैयार हो जाता है।
बहुत सफल फार्मूला हमारा रहा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये फार्मूला हमारा कक्षा 4 और 5 में काम करता है। ऊपर के भी बच्चे काम करते हैं, लेकिन जो 4 और 5 के बच्चे में पढ़ने लगते हैं, सीखने लगते हैं, तो वहाँ जो है ये चीज़ बहुत अच्छा हमारा काम करता है। इसके अलावा जो TLM है और सारी चीज़ें हैं, इन सब पे अपना काम होता रहता है। जी सर। अच्छा, अभी ब्रजेश जी, अभी जो स्क्रीन पे हमारे आ रहा था कि कॉन्वेंट स्कूल भी आपके पढ़ाने से प्रेरित हो जाते हैं, तो क्या ऐसे कोई अनुभव आए कि आपके अगल-बगल जो आजकल स्कूल खुले होते हैं हर गाँव में, शहरों में, जगह-जगह, तो क्या ऐसे कुछ स्कूलों पर भी प्रभाव पड़ा ब्रजेश द्विवेदी की वजह से? सर एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे आपको। हम प्राथमिक विद्यालय हृदय नगर में थे, तो वहाँ चूंकि इस हृदय नगर हमारा स्कूल चूंकि गांव में था, नाले के उस पर सड़क पर ही चलता था विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय। तो अब चूंकि जब हमारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, बच्चे हमारे सब छोड़ के हर जगह से हमारे यहाँ आने लगे, तो काफी परेशान हुए। तो फिर उन्होंने हमारे पास फोन किया, खुद फोन किया, फिर प्रधान जी से फोन करवाया कि ये तो हमारी संख्या ही डाउन होती चली जा रही है और मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी था उनके दिमाग में। तो एक दिन हम उनको बुलवाए, अपने स्कूल में बुलवाए। हमने उनसे कहा, हम कहा देखिए, हम किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं ला रहे हैं अपने विद्यालय में, बस आप भी कोशिश करिए, हमारी चीजों को आप भी एक्सेप्ट करिए, बच्चों को सिखाइए जो चीज हमारे यहाँ हो रही है, या आप और भी अच्छा करने की कोशिश करिए, या हमसे जो मदद आप लेना चाहिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप भी अच्छे से विद्यालय चलाइए। फिर उन्होंने भी अपने विद्यालय में काफी सुधार किया, लेकिन संख्या जो है वो हमारे यहाँ काफी आ चुकी थी उस समय। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी जहाँ तक जो जानकारी मुझे है कि आप जनपद के विद्यालय की जो समितियां परामर्शदाता समिति बनती हैं, उसमें कई समितियों में आप हैं, जैसे कि उसमें विद्यालय प्रबंध समिति में है आप, सुरक्षा एवं संरक्षा समिति में है आप, TLM के ब्लॉक संसाधन के परामर्शदाता हैं, नव भारत साक्षरता में है, विद्यालय नेतृत्व विकास परिषद में प्रशिक्षण में है, और उच्च बौद्धिक क्षमता विकास प्रशिक्षण में। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आप पढ़ाने के साथ साथ इनको मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आप तो एक अच्छे शिक्षकों में गिने जाते हैं और कई पुरस्कार से आप पुरस्कृत भी हैं, तो ये कैसे समय निकालते हैं इन सब चीजों में आप? जी सर, समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि स्कूल छोड़ना थोड़ा सा कठिन काम होता है, लेकिन चूंकि डाइट, इस सारी क्रियाएं डाइट द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, तो डाइट प्राचार्य का कहना होता है कि भाई जो चीजें एक स्कूल तक हो रही हैं वह चीज हमारे और भी विद्यालयों में जानी चाहिए। तो सर इसी व्यस्त समय में थोड़ा समय निकालने की कोशिश करते हैं, और डाइट में जो भी कार्यशालाएं होती रहती हैं, चूंकि डाइट प्राचार्य सर का आदेश होता है तो उसको भी मानना आवश्यक होता है, तो उसी के तहत थोड़ा समय निकालते हैं और इन सब क्रियाओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रजेश द्विवेदी जी को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 मिल चुका है। ब्रजेश द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान भी पा चुके हैं। ब्रजेश द्विवेदी जी को राज्य स्तरीय कार्यशाला में सिद्धार्थनगर में जो राज्य स्तरीय सिद्धार्थनगर के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी सम्मानित किया है। आपको बताएं कि बेसिक शिक्षा की सचिव मनीषा तिघटिया जी ने और अजय प्रताप सिंह जो उसके निदेशक थे, इन्होंने भी इनको कार्यशाला में सम्मानित किया। प्रयागराज में जो बेसिक शिक्षा की कार्यशाला हुई वहां भी सम्मानित किए गए। इसके अलावा ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन ने, जनपद के जिलाधिकारी ने, साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य ने भी इनको सम्मानित किया। कई तरह के पुरस्कारों से पुरस्कृत है, यहाँ तक कि कई किताबें भी लिखा भी आपके सामने, इन्होंने बताया भी कि नवाचार को लेकर के इनकी एक पुस्तक है जो कि काफी बड़ी ही पढ़ी जा रही है और उसके काफी लाभ बच्चों से लेकर के शिक्षक तक प्राप्त कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है ब्रजेश जी की जब लोग बेसिक एजुकेशन में आते हो, अधिकतर जब मैं किसी प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाने का काम करते ऐसे शिक्षकों से मिलता हूँ, तो सरकार की नीतियों को बड़ा कोसते हैं। सरकार कहते हैं वहां पढ़ाएं क्या, वहां तो कुछ है ही नहीं है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसपे वो सिर्फ नकारात्मक चर्चाएं करते हैं, बल्कि देखा यह जा रहा है कि अधिकतर शिक्षक शिद्दत के साथ पढ़ाने भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इससे पहली पोस्टिंग हुई, आपको इतनी दूर दिया गया, नाला क्रॉस करके जाते थे, तो आपने 2000 गालियां दे दी हो सरकार को, सिस्टम को और सबको, आपने परिवर्तन कैसे कर डाला? क्योंकि आप ही के जो समकक्ष लोग हैं वह तो दिन रात सिर्फ कमियां ही गिनाते रहते हैं। तो मुझे एक चीज ध्यान है, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो एक लोग कहा करते थे कि समस्या के साथ समाधान बताइए, तो आप उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। आप समस्या के साथ साथ आपने समाधान करने का प्रयास किया है, तो आपके मन में उस समय टीस नहीं हुई कि इतनी दूर तक मुझे भेजा गया, हृदय नगर,
नाला क्रॉस करके जा रहा हूँ, नौकरी छोड़ देना चाहिए, इससे अच्छा तो मैं आईएएस होता, पीसीएस होता। क्या आपके मन में कभी ये भाव नहीं आया? और आपने इस जिस व्यवस्था को लोग बिल्कुल कुरूप व्यवस्था बता रहे थे, उस व्यवस्था में ये दीपक कैसे जला दिया? सर हम ये मान के चलते हैं समस्या जीवन का एक अंग है। आप कहीं भी काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समस्या न हो। और आप उन समस्याओं के बीच रह करके जब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, एक सकारात्मक वे, अपना एक सकारात्मक विचार लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित है 100% आपको सफलता मिलती है। सर ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि जहां समस्या ना हो। क्या एक आईएएस के सामने समस्या नहीं है? क्या एक पीसीएस के सामने समस्या नहीं है? समस्या हर जगह है। लेकिन अब उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए, उन समस्याओं को भी साथ में चलते हुए आपको जो अपना टारगेट है, जो अपना एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक पहुंचना होता है। हमारे साथ जो हमारी टीम है मिशन शिक्षण संवाद की, तो हमारे और भी टीचरों से बातचीत होती रहती है, तो लोग बताते रहते हैं कि सर ये समस्या है, वो समस्या, ऐसा है, वैसा है। तो जो मतलब हम उनको सलाह देते हैं, बस वही सलाह देते हैं कि जैसे आधियां चलती हैं तो हमको उस दीपक को बचाना है। आधी समाप्त हो जाएगी, दीपक हमारा फिर जलने लगेगा। फिर कोई समस्या आई, फिर हम उसको थोड़ा सा हमको उसको बचाएंगे, फिर अब लेकिन यदि हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहेंगे तो निश्चित है कि हमारा जो दीपक है वो हमेशा जलता रहेगा, कभी बुझने वाला नहीं है। जो शिक्षा का दीप हम लोग जला के चल रहे हैं, कोई समस्या तो आज एक समस्या, कल दूसरी समस्या आएगी, परसों तीसरी समस्या तो बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन समस्याओं के रहते हुए भी हमको इस तरह से काम करना है कि हमारा जो दीप है वो कभी भी बुझे ना, लगातार जलता रहे। बस इसी एक सिद्धांत को लेकर के हम हमेशा काम करते हैं। अच्छा ब्रजेश जी, आप लोग क्या, जी राजू जी, एक सवाल मेरा ये है, चूंकि अब अपने पास में 2 मिनट करीब बचे हुए हैं, मेरा सवाल एक ये है कि कई बार जो है कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक को ये ऑर्डर करना पड़ा कि सरकारी अधिकारी और मंत्री अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन स्थितियां नहीं बदल पाई। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके यहाँ जैसे नंबर्स आप जो है स्टूडेंट्स जो है स्ट्रेंथ उनकी बढ़ी, तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर किसी भी फोर्स करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये स्थितियां क्या भविष्य में बदलती नजर आ रही हैं कि लोग कॉन्वेंट एजुकेशन देने के बजाय सरकारी स्कूलों में, जो कि इतने पैसे खर्च कर रही है, यहाँ तक कि कायाकल्प योजना के तहत भी स्कूलों की स्थितियां काफी बदल दी गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा भी कभी आ सकता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाना सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता हो जाएगी? जी सर, निश्चित होगा। पर सर जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, देखिए सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार इस समय प्राथमिक शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। कायाकल्प योजना हुई, आईसीटी की जो मतलब सरकार प्रयोग कर रही है, सारी चीजें, तो बेसिक शिक्षा में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और निश्चित है इसी हिसाब से बदलाव रहा तो यह कोई अच्छा यह नहीं है कि अधिकारी या जो बड़े लोग हैं वो एडमिशन नहीं कराते। आज विद्यालयों की दशा बहुत ज्यादा बदलाव है। हमारे यहाँ जो अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार, हमारे गांव में सब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। यह चीज नहीं है कि अच्छे घर के बच्चे प्राथमिक नहीं पढ़ते। बस एक धारणा चूंकि एक पहले से बनी हुई है, बस वो धारणा चल रही है। और यह कोई इस तरह से नहीं है कि अधिकारियों के बच्चे या बड़े घरों के बच्चे इस तरह से प्राइमरी में नहीं पढ़ रहे हैं। बदलाव है, लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। तो शिव कुमार जी, लास्ट सवाल आप जो भी पूछना चाहें, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। जी ब्रजेश जी, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि जो कंपोजिट ग्राम या कंपोजिट ग्रांट जो आपके यहाँ आता है या कायाकल्प योजना आती है, उससे विद्यालयों में कितना परिवर्तन आया? और जो भौतिक, जिसको आपने कहा ना जैसा भेष तब भिक्षा मिलेगी, तो क्या उसका कोई परिणाम अन्य विद्यालयों पे भी आ रहा है? निश्चित सर, निश्चित बहुत बड़ी संख्या में बदलाव आया है कायाकल्प योजना से। जब से योगी जी ने शुरू किया कायाकल्प योजना, तो उसके तहत विद्यालयों में काफी परिवर्तन आया। और जो बिल्डिंग
खराब थे और प्रधान ने इंटरेस्ट लिया और प्रधान ने काफी काम कराया। शौचालय हर जगह हर विद्यालय में लगभग बन गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास हुआ। चार दीवारियां नहीं थी विद्यालयों में, काफी मतलब हम सोचते हैं बस 1-2% विद्यालय भले बचे हों, सारे विद्यालयों में चार दीवारी बन गई। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ सर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों में। और कायाकल्प योजना का सबसे बड़ा योगदान है कि जिसके नाते ये परिवर्तन दिख रहा है। आज विद्यालय अच्छे स्वरूप में दिख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। ये थे हमारे साथ ब्रजेश द्विवेदी जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय कोयलिया में प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और बताना चाहूंगा 12 से अधिक पुरस्कार पाने के बाद एक अच्छे शिक्षकों में गिने जाते हैं। राज्य स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और हमारे भारत की जय जय इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। और इसी तरह हम और विशेष हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आपकी खबर, भारत की जय जय। आए हुए हमारे सारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। ब्रजेश द्विवेदी जी का, हमारे फाउंडर एडिटर राजू जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ इस कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए आपकी खबर। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। ब्रजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी खबर के व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास यही है कि कुछ हम ऐसी स्टोरीज लेकर आए व्यूवर्स के सामने जो उनको ये लगे कि समाज कितना बदल रहा है और भारत की जय जय वाकई में होने लगे। तो भारत की जय जय अगर होनी है तो हमें ऐसे लोगों को सामने रखना पड़ेगा, उनको सामने लाना पड़ेगा। उनकी जो उन्होंने मेहनत की है, एक ये इतना आसान नहीं था जितना ब्रजेश जी ने बताया। उनका संघर्ष भी काफी बड़ा रहा होगा, बहुत जगह उनको झेलना भी पड़ा रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद ये स्थितियां अगर आज बदली है तो वो बधाई के पात्र हैं। और सरकारी स्कूलों की स्थितियां तो बदल ही रही हैं, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कोई भी अपनी मेहनत से परिस्थितियों को बदल रहा है, समाज को कोई नई दिशा दे रहा है, तो आप हमें जरूर बताएं और हम अपने कार्यक्रम में भारत की जय जय में उसको शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी। और आगे इसी तरीके से हम आपको अन्य कार्यक्रमों में भी लाते रहेंगे और आपका सहयोग लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी आपका। थैंक यू। धन्यवाद सर।